हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपने जीसी लियोंग की जो बुक है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इसकी बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 22 में हम लोग आ चुके हैं, जो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट या फिर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में बात करता है। हम इस चैप्टर को अभी तक 2 पार्ट में कवर कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, यानी कि इस तरीके का टेम्परेचर या इस तरीके का जो क्लाइमेट है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कैसा है। हमने देखा डेसिडुअस फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा है और जो हाईलैंड एरियाज़ हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉनिफेरस ट्रीज़ वगैरह देखने को मिलते हैं। और थोड़ा सा हमने बात करी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मार्केट गार्डनिंग की। मार्केट गार्डनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यहाँ पर उसका रोल है वो हमने देखा। आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ही 1-2 चीज़ों की बात हम लोग आज और करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। देखिए, तो यहाँ पर जो दूसरे तरीके की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी या फार्मिंग हो रही है, दैट इज योर मिक्स्ड फार्मिंग। अब इसमें क्या है देखिए, थ्रू आउट ब्रिटेन एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप फार्मर्स प्रैक्टिस बोथ एरेबल फार्मिंग। एरेबल फार्मिंग मतलब कि जो प्लॉट लैंड होती है, मतलब जो जुताई की हुई खेत होता है उस पर क्रॉप उगा रहे हैं। और दूसरा पेस्टोरल फार्मिंग, यानी कि एनिमल्स वगैरह जो है उनको भी ग्रास मीडोज के ऊपर रखे हुए हैं। ग्रास मीडोज मतलब जो घास के मैदान वगैरह है उन पर वो एनिमल को भी पालते हैं। अब क्रॉप्स को क्यों उगाया जा रहा है कि क्रॉप्स में बी रेज्ड फॉर कैश सेल्स और एज फॉडर फॉर कैटल और शीप, यानी कि या तो वो उसको बेचेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, या तो उसका ये एक पर्पस हो सकता है, या दूसरा पर्पस ये है कि जो उनकी खुद की कैटल और शीप है उसको वो एज अ फॉडर या चारे की तरह वो खिलाएंगे, इसलिए वो क्रॉप्स को उगा रहे हैं। द प्रपोर्शन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स इन द फार्म एट एनी टाइम depends to a great extent on the type of soil, the price of the cereals and the demand for animals and animal products। यानी कि कितना ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप का, एनिमल्स का कितना उसमें रोल है, वो डिपेंड करेगा इन सब चीज़ों के ऊपर। फार्मर्स जो है दे ऑल्सो प्लांट फ्यू फ्रूट ट्रीज, है ना। ये नहीं कि ये कुछ जो है फल वगैरह भी उगा रहे हैं, जैसे एप्पल, पियर, प्लम, ये सब चीज़ें भी। पिग्स वगैरह को भी ये पालते हैं, रेयर करते हैं। पोल्ट्री वगैरह भी रखते हैं। पोल्ट्री मतलब जो आपके ये मुर्गे वगैरह होते हैं वो रखते हैं, क्योंकि उनसे इनको एग वगैरह मिलेंगे, अंडे मिलेंगे। और ये कुछ बीज, यानी कि जो मधुमक्खी है वो भी रखते हैं, मधुमक्खी पालन भी करते हैं। किस चीज़ के लिए? मधुमक्खी से क्या मिलेगा? शहद। देयर इज सच अ ग्रेट वेराइटी इन द फार्म्स दैट द टर्म मिक्स्ड फार्मिंग इज मोस्ट एप्टली अप्लाइड। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब यही है कि फसल भी उगा रहे हैं, है ना, क्रॉप भी उगा रहे हैं, फ्रूट्स भी उगा रहे हैं, साथ ही साथ एनिमल्स भी हैं, उसमें भी कैटल है, शीप है, पिग है, पोल्ट्री है, हनी के लिए बीज वगैरह है, तो सारे के सारे हैं। तो दिस इज ओनली नोन एज योर मिक्स्ड फार्मिंग। अब अमंग द सीरियल्स, जो सीरियल्स ये लोग उगा रहे हैं उसमें व्हीट इज मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोन ऑलमोस्ट एंटायरली फॉर होम कंजम्पशन बिकॉज ऑफ द वेरी डेंस पॉपुलेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। ये हम लोगों ने पीछे देखा भी था कि इनकी डिमांड वगैरह जो है वो इतनी ज़्यादा है कि इनका खुद का ही पेट नहीं भरता, ये उसको एक्सपोर्ट तो करेंगे नहीं। तो ये व्हीट उगा रहे हैं और एंटायरली फॉर होम कंजम्पशन, यानी कि पूरा का पूरा खुद के ही कंजम्पशन के लिए। इनके पास एक्सपोर्ट करने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, डेंस पॉपुलेशन है। एट वन टाइम सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, डेनमार्क और नीदरलैंड्स यूज्ड टू बी द वेट व्हीट एक्सपोर्टर्स, बट द कीन कंपटीशन फ्रॉम द न्यू व्हीटलैंड्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड फोर्स्ड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स टू डाइवर्ट देयर इंटरेस्ट to other more profitable uses of their land such as market gardening, dairying और an intensive form of mixed farming। मतलब एक समय था कि जब ये जो यूरोपियन कंट्रीज हुआ करती थी, जैसे कि फ्रांस है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, यहाँ पर व्हीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। इनकी कंजम्पशन के बाद भी कुछ बचता था तो ये उसको एक्सपोर्ट भी करते थे। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि जब नए व्हीटलैंड्स बनते गए, और कहाँ पर बने? न्यू वर्ल्ड में। न्यू वर्ल्ड मतलब हमने पीछे पढ़ा था, जब हम पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे, हमने नॉर्दर्न अमेरिका के जो कॉर्न बेल्ट, व्हीट बेल्ट, वहां पर देखा था ना व्हीट बेल्ट, तो वही व्हीट बेल्ट है ये, कि वहां पर हमने देखा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उन जगहों से अब यहाँ का जो व्हीट प्रोडक्शन हो रहा था उसको क्या मिलने लगा? चुनौती मिलने लगी या फिर कंपटीशन मिलने लगा। तो इसकी वजह से जो फार्मर्स थे, जो ज्यादातर फार्मर्स पहले व्हीट वगैरह प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, अब उनको अपना जो ध्यान है वो इससे हटाना पड़ा कि अब वो व्हीट से हटकर अपनी ज़मीन का जो यूज़ है वो मार्केट गार्डनिंग के लिए
या फिर डेयरिंग मतलब डेयरी फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, या फिर मिक्स्ड फार्मिंग के लिए वो अपनी ज़मीन को अब यूज़ कर रहे हैं। और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये रीजन कैसा है, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड है, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती गई तो जो एरेबल फार्म्स थे दे आर बीइंग डेवोर्ड बाय फैक्ट्रीज। डेवोर्ड का मतलब होता है ईट हंग्रीली, कि जब कोई भूखा होता है तो वो कैसे खाता है, फटाफट, है ना। तो उसी तरीके से इन फैक्ट्रीज ने क्या करा, इन फार्म्स को भी खा लिया। और आज की डेट में ये कंडीशन हो चुकी है कि व्हीट इज नाउ अ नेट इंपोर्ट आइटम इन यूरोप। मतलब कभी यहां से एक्सपोर्ट हुआ करता था और आज ये स्थिति हो गई है कि ये इतना भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं कि खुद के लिए इनको सफिशिएंट हो जाए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आज की डेट में व्हीट को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट सीरियल यहां पर उगाई जाती है मिक्स्ड फार्मिंग में, वो है बार्ले। जो बेटर क्वालिटी की बार्ले है उसको ब्रूअरीज को बेचा जाता है, जहां पर बियर बनाई जाती है या फिर विस्की की डिस्टिलिंग की जाती है, एंड इज रेज्ड प्रेफरेबली इन द ड्रायर एरियाज, और ड्रायर एरियाज में उसको उगाया जाता है। तो बार्ले जो उगाते हैं उसका मेन पर्पस क्या है कि वो बियर बनाने के लिए या ये विस्की वगैरह बनाने के काम आती है। मॉल्टिंग बार्ले, मॉल्टिंग बार्ले मतलब वही है कि जिससे ब्रूअरीज वगैरह में जाती है, बियर वगैरह बनेगी। इज दस ग्रोन इन साउथ ईस्टर्न ब्रिटेन नियर द हॉप ग्रोइंग एरिया, जहां पर हॉप उगता है। हॉप इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग बियर, वहां पर ही बार्ले भी उगाई जाती है, जहां पर रेनफॉल 30 इंच से कम है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये उगेगी ड्राई एरियाज में, है ना। तो जहां पर 30 इंच से कम की बारिश है वहां पर इसको उगाया जाएगा। और जहां पर हैवी सॉइल्स है, हैवी सॉइल्स मतलब बेटर सॉइल्स हो सकती है, या फिर वेटर रीजन्स है, यानी कि जहां पर पानी ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा हो रही है, वहां पर भी बार्ले जो उगाया जाता है वो एनिमल फॉडर की तरह उसका यूज किया जाता है, और उसको ओट्स के साथ मिला के एज ड्रेज कॉर्न इसकी तरह यूज करते हैं। बोथ आर रेज्ड इन क्रॉप रोटेशंस विद लेग्यूमिनस क्रॉप्स, जैसे कि बीन्स या क्लोवर या फिर रूट क्रॉप, इनके साथ इनको मिलाकर क्या करा जाता है, एज अ क्रॉप रोटेशन की तरह उगाया जाता है। क्रॉप रोटेशन में मैंने आपको बताया था कि एक ही लैंड पर अगर आप दो अलग अलग तरीके की क्रॉप उगा रहे हैं तो दैट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। तो वही चीज यहां पर की जाती है। अब यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स रखे जाते हैं मिक्स फार्मिंग में वो है कैटल। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप जो है दैट वाज ओरिजिनली द होम ऑफ मेनी वर्ल्ड रिनाउंड कैटल ब्रीड्स। यहां पर पहले बहुत विश्व विख्यात या विश्व प्रख्यात जो है कैटल की प्रजातियां या ब्रीड्स हुआ करती थी, जैसे गुएनसे, आयरशायर और फ्राइजियन, विच आर द फर्स्ट क्लास डेयरी कैटल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि मिल्क के उत्पादन के लिए ये बहुत बढ़िया डेयरी कैटल हुआ करते थे। अब जो कंट्रीज हैं बॉर्डरिंग द नॉर्थ सी, कौन कौन सी, जैसे ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, आर सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड डेयरिंग कंट्रीज वेयर कैटल आर केप्ट ऑन अ साइंटिफिक एंड इंटेंसिव बेसिस। तो यहां पर बेसिकली ये डेयरिंग कंट्रीज हैं। डेयरिंग कंट्रीज मतलब जहां पर ये डेयरी प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है ना। तो वहां पर जो है कैटल्स को साइंटिफिक बेसिस पर रखा जाता है। यूरोपियंस जो है दे ड्रिंक मोर मिल्क देन एनीबडी एल्स एक्सेप्ट द न्यूजीलैंडर्स। जो यूरोपियंस हैं वो सबसे ज्यादा दूध पीते हैं न्यूजीलैंडर्स के बाद, मतलब सबसे ज्यादा दूध जो है वो न्यूजीलैंड वाले लोग पीते हैं, उसके बाद फिर जो है यूरोप वाले पीते हैं। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो वहां पर अ पर्सन ड्रिंक्स ऑलमोस्ट अ पाइंट ऑफ मिल्क अ डे। पाइंट का मतलब है, मैंने बताया था, आधे लीटर के आसपास मान के चल सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति का अगर आप एवरेज लेके चले तो वो एक दिन में आधा लीटर दूध तो पीता है। और दूध से और भी सारी चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि बटर है, चीज, क्रीम, स्किम्ड मिल्क या कैसिन, ये सारी चीजें बनती है। कैसिन क्या है, एक रॉ मटेरियल है जिसको प्लास्टिक, पेपर या ड्रग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ड्रग्स मतलब दवाइयां, ठीक है। द टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑलमोस्ट आइडियल फॉर इंटेंसिव डेयरिंग। यहां पर बहुत ज्यादा इंटेंस मात्रा में डेयरिंग की जाती है। चीज इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ द नीदरलैंड्स फ्रॉम एडम एंड गौडा। यहां से क्या बनता है, चीज। डेयरी प्रोडक्ट यहां का जो सबसे फेमस है दैट इज चीज। डेनमार्क से आता है हाई क्वालिटी बटर, ऑफ विच शी रैंक्स विद न्यूजीलैंड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर्स। तो ये चीज का जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, नहीं, हाई क्वालिटी बटर का जो ये एक्सपोर्ट करते हैं, कौन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड, ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद डेवॉन और कॉर्नवेल की बात कर लें ब्रिटेन में, तो वहां से हमें मिल जाएगा क्लॉटेड क्रीम, ये मिलेगा, विच इज लेस पेरिशेबल देन फ्रेश मिल्क। ये फ्रेश मिल्क के मुकाबले जल्दी खराब नहीं होता, पेरिशेबल कम है, तो इसलिए इसको जो है लॉन्ग जर्नीज में भेजा जा सकता है, मतलब दूर दूर तक भेजा जा सकता है विदाउट बीइंग कंटेमिनेटेड, ये खराब नहीं होगा। The Swiss have also made excellent use of their alpine pastures for keeping dairy cattle. जो स्विस वाला रीजन है, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड वाला जो रीजन है,
उनके जो अल्पाइन पास्चर्स हैं, मतलब जो हाई लैंड के एरियाज में जो भी उनके पास थोड़ा बहुत खेत वगैरह होंगे, उनका भी इन्होंने बहुत बढ़िया इस्तेमाल करा है अपने डेयरी कैटल को रखने के लिए। फ्रेश मिल्क को ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड या फिर इवेपोरेटेड मिल्क के रूप में, और उसको ये एक्सपोर्ट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड फॉर बेबी फीडिंग, मतलब बच्चों को पिलाने के लिए, कन्फेक्शनरी का यूज़ है, आइसक्रीम बनाने के लिए, चॉकलेट वगैरह बनाने के लिए ये अपना जो भी मिल्क है, कंडेंस्ड मिल्क या इवेपोरेटेड मिल्क, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। बिसाइड्स डेयरीज सम कैटल्स दे आर ऑल्सो केप्ट एज बीफ कैटल, यानी कि जितनी भी कैटल्स रखी हैं उन सबसे ये डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे। कुछ कैटल्स को ये बीफ के लिए भी रखेंगे, जैसे कि हेयरफोर्ड एंड अबरदीन अंगूस, बट देयर एनिमल्स आर वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया वेयर मीट प्रोडक्शन इज द प्राइमरी कंसर्न। तो इन एरियाज के जो लोग हैं, यानी कि जो ब्रिटेन के या नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के जो लोग हैं, उनका कैटल को रखने के पीछे जो मेन प्राइमरी कंसर्न है या जो मेन रीजन है वो बीफ नहीं है या मीट प्रोडक्शन नहीं है, वो क्या है, वो डेयरी फार्मिंग है ना। वो लोग मिल्क के प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ज़्यादा बना रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया या अगर अर्जेंटीना की हम बात करें तो वहाँ पर जो है मेन जो कैटल रखने का पर्पज़ है वो है मीट प्रोडक्शन। तो वहाँ पर एनिमल्स बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे बीफ के लिए जो रखे हुए हैं, एज कम्पेयर टू दिस ब्रिटेन और वेस्टर्न यूरोप वाले रीजन से, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप वाले से। द हाई रेट ऑफ बीफ कंजम्पशन इन यूरोप, अबाउट 40 pounds a year per head of population in the United Kingdom, necessitates large imports of frozen and chilled beef। अब इनका जो कंजम्पशन है बीफ का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आप कह सकते हैं कि एक साल में लगभग 40 पाउंड के आसपास बीफ खाता है। तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं कि फ्रोजन और चिल्ड बीफ को इंपोर्ट करते हैं। इन द मिक्स्ड फार्म्स इन यूरोप, फार्मर्स कीप कैटल ऑल्सो विद अ व्यू ऑफ एनरिचिंग देयर फील्ड विद द एनिमल डंग, यानी कि कैटल रखने के पीछे इनका एक मकसद और भी है, और वो क्या है कि ये उसका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको ये यूज़ करेंगे अपने फील्ड में, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, उसको मैन्योर की तरह यूज़ करेंगे तो वो मिट्टी के लिए फायदेमंद रहेंगे। जो पिग्स एंड पोल्ट्री हैं, दे एक्ट एज स्केवेंजर्स दैट फीड ऑन द लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम रूट क्रॉप्स एंड डेयरी प्रोसेसेस, है ना। जो भी रूट क्रॉप्स वगैरह उगाई जा रही हैं उसको जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसमें से जो भी लेफ्ट ओवर चीज़ बचेगी वो, या फिर जो डेयरी से जो भी सामान बन रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसकी प्रोसेस के दौरान जो भी चीज़ बच रही है तो उसको ये पिग्स और पोल्ट्री जो है वो खाते हैं। इन दिस वे डेनमार्क इज एबल टू एक्सपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बेकन फ्रॉम पिग्स। बेकन मतलब होता है पिग का मीट, है ना। ये उसको एक्सपोर्ट करते हैं। दैट आर फेड ऑन द स्किम्ड मिल्क, ये पिग जो है स्किम्ड मिल्क को पीते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फीड करते हैं। स्किम्ड मिल्क क्या होता है, बेसिकली जब हम बटर बनाते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, जो दूध होता है उसकी जो मलाई होती है उसको जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें से जो एक गाढ़ा निकलता है ना, वो तो बटर हो गया। बाकी जो एक वाटर सा चीज़ बचती है उसमें, मतलब वाटरी सा सब्सटेंस होता है, दैट इज नोन एज स्किम्ड मिल्क। फ्रेश चिकन के जो एग्स हैं फ्रॉम द फार्म्स एंड मोर रिसेंटली फ्रॉम लार्ज पोल्ट्री यार्ड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क से ये चीज़ें जो वहाँ के अंडे वगैरह हैं उनको भी एक्सपोर्ट करते हैं। फिर शीप भी रखी जाती है, किस लिए, दोनों चीज़ों के लिए, वूल के लिए भी, मतलब उसमें से ये लोग ऊन जो है वूल वो भी निकालेंगे, और मटन के लिए भी, मतलब उसको ये बीफ की तरह भी यूज़ करेंगे। ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो वहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग जो है इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द मोस्ट फेवर्ड पार्ट ऑफ द वेस्टर्न लोलैंड्स। वहाँ पर सिर्फ जो वेस्टर्न लोलैंड वाले एरियाज हैं वहीं पर ये मिक्स्ड फार्मिंग की जाएगी। द रीजन बीइंग सो माउंटेनियस एंड थिकली फॉरेस्टेड, क्योंकि वहाँ पर वो रॉकी माउंटेन वगैरह है, तो हायर एरियाज में जो होंगे, जो हाईलैंड एरियाज होंगे, वहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो लोलैंड एरियाज है वहीं पर होगी, और वो भी आपके वेस्टर्न साइड में, है ना, जो मतलब आपका रॉकी माउंटेन्स का आप कह सकते हैं जो विंडवर्ड साइड है उस तरफ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शीप रेयरिंग की, तो शीप रेयरिंग जो है दिस इज वेल डेवलप्ड इन सम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। कहीं कहीं पर ये देखने को मिलेगा। ब्रिटेन इज द होम ऑफ सम ऑफ द बेस्ट नोन शीप ब्रीड्स। ब्रिटेन में आपको कुछ बहुत अच्छी प्रकार की या बहुत अच्छी प्रजाति के जो शीप हैं, भेड़ है, वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लिसेस्टर्स, लिंकन्स, साउथ डाउन्स, विच आर डुअल पर्पस। डुअल पर्पस मतलब उनको मटन के लिए भी यूज किया जा रहा है और वूल के लिए भी यूज किया जा रहा है। विद द ग्रेटर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लैंड बाय इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, शीप रेयरिंग इज बीइंग पुश्ड फर्दर एंड फर्दर इनटू द लेस फेवर्ड एरियाज। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ के जंगल वगैरह भी इन्होंने ज़्यादातर क्यों काटे, क्योंकि इनको ज़मीन चाहिए, प्रेशर बढ़ रहा है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अब उसी तरीके से इनको
अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, तो शीप रेयरिंग जो है वो ऐसे एरियाज में शिफ्ट होता जा रहा है जो लेस फेवर्ड एरियाज है। मतलब जहां पर अर्बनाइजेशन नहीं हो सकता, जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जा सकती, जहां पर कोई एग्रीकल्चर नहीं होता है, सिर्फ वहीं पर अब शीप रेयरिंग हो रहा है। जो प्रिंसिपल शीप एरियाज हैं दे आर ऑन द फुटहिल्स, फुटहिल्स में होंगे, मतलब जो पहाड़ है उनकी तलहटी पे होंगे। वेल ड्रेन्ड अपलैंड्स, या फिर अपलैंड में भी हो रहे हैं तो वो वेल ड्रेन्ड एरियाज हैं। चौक और लाइमस्टोन के जो स्कारपलैंड्स हैं वहां पर, या फिर लाइट और सैंडी कोस्ट, इन्हीं जगहों पर सिर्फ अब शीप एरियाज जो है, शीप रेयरिंग वगैरह देखने को मिल रही है। ब्रिटेन में जो मेजर शीप एरियाज हैं दे आर पेनिन्स, स्वालरडेल ब्रीड्स यहाँ पर पाई जाती हैं, फिर स्कॉटिश हाईलैंड है जहाँ पर ब्लैक फेस पाए जाते हैं। जो सदर्न अपलैंड्स है जहाँ पर शेव्योट, और जो वेल्स माउंटेन है वहाँ पर ब्लैक वेल्श, एंड द स्कारपलैंड्स ऑफ साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड वहाँ पर रोमनी मार्श, ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बुक ऐसी ही है। इस बुक में आपको चीज़ें जो है वो सारी की सारी बाहर की ही दिखेंगी। हालांकि अभी तो खैर हम लोग क्लाइमेट भी बाहर का ही बात कर रहे हैं तो चीज़ें वहीं की होंगी, लेकिन पहले भी जब चीज़ें कुछ इंडिया की अगर हो भी सकती थी तो वो भी इस बुक में नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ बुक ऑफ फॉरेन ऑथर, तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको फिर से ये चीज़ बोली है कि जब आप नोट्स वगैरह अगर बना रहे हैं तो आपको ये सारे के सारी चीज़ें एज सच लाइन टू लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कौन सी भेड़ की प्रजाति, कौन सी शीप की स्पीशीज़ कहाँ पर पाई जाती है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आएगा भी, मान लीजिए ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता भी है, तो हम शीप रेयरिंग के अगर बारे में बात बताएंगे तो जनरल टर्म्स में बताएंगे कि शीप रेयरिंग होती है, शीप का ये यूज़ मटन और वूल के लिए करते हैं, है ना, ये सब चीज़ें बताएंगे। ये थोड़ा ही बताएंगे कि कहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है। उससे ना तो हमें कुछ लेना देना है, ना यूपीएससी को कुछ लेना देना है, और ना जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको कुछ लेना देना है। ठीक है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बुक में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, पर सारी की सारी अपनी कॉपी में उठा के नोट्स के फॉर्म में नहीं लिख देनी है, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। आगे देखिए, Britain was once an exporter of wool and her woolen textile industry began with local Pennine wool, but today with a greater population and more intensive use of her better agricultural land, she has neither surplus wool nor mutton for export. कभी क्या हुआ करता था, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शीप रेयरिंग वगैरह होती थी पहले, जब ज़्यादा बड़े एरिया में होती थी, तो यहाँ की जो वूल है वो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता था, तो वूल का ये लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन आज की डेट में स्थिति क्या हो गई है कि अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शीप रेयरिंग कम हो गई है, तो उसकी वजह से इनके पास ना तो वूल ज़्यादा है और ना ही मटन ज़्यादा है, ये एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। शी हैज़ बिकम इंस्टेड एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश पेडिग्री एनिमल्स टू द न्यूअर शीप लैंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गया है कि जो नए शीप लैंड्स बने हैं, यानी कि जहाँ पर शीप रेयरिंग वगैरह अब ज़्यादा हो रही है, वहां से ये इंपोर्ट करने को मजबूर है, क्योंकि इनकी खुद की जो डिमांड है वही पूरी नहीं हो पा रही है। दिस इज इक्वली ट्रू ऑफ अदर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन शीप एरियाज इन विच इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज इफेक्टिवली ऑल्टर्ड द पैटर्न ऑफ लैंड यूज। यानी कि ऐसा ही जो पैटर्न है वो आपको, या ऐसा ही जो ट्रेंड है वो आपको नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के और जगह पर भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर पहले शीप रेयरिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी, उनके पास अपने खुद के यूज़ के लिए, कंजम्पशन के लिए, या आप कहिए कि एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में स्थिति ये है कि एक्सपोर्ट तो बहुत दूर रहा, आज की डेट में उनके पास खुद के कंजम्पशन के लिए ही कमी पड़ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो शीप रेयरिंग इज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ न्यूजीलैंड विद इट्स ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन इन द कैंटरबरी प्लेन। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम आ जाएं तो न्यूजीलैंड की बात करें, वहां पर शीप रेयरिंग जो है वो आज भी मुख्य ऑक्यूपेशन है, और उसका सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा वो कैंटरबरी प्लेन में देखने को मिलेगा। और एक ये एस्टिमेट किया जाता है कि फॉर एवरी न्यूजीलैंडर देयर आर 20 शीप। यानी कि आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में जितनी आदमी की जनसंख्या है उसके मुकाबले जो शीप है, जो भेड़ है, उनकी जनसंख्या होगी 20 गुना, क्योंकि ये बोला जाता है कि एक न्यूजीलैंडर अगर है तो उसके मुकाबले वहां पर 20 शीप है। तो मैनी फैक्टर्स हैव लेड टू दिस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी, including extensive meadows, mild temperate climate, well-drained level ground, scientific animal breeding, and last but most vital, the development of refrigeration which enables frozen and chilled Canterbury lamb and Corriedale mutton to reach every corner of the globe.
तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो इनकी मात्रा है वो क्यों है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न इन्होंने बताए हैं कि एक तो यहाँ पर जो मीडोज है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, मतलब फैले हुए हैं। मीडोज मतलब घास के खेत, घास के मैदान। ऑब्वियसली बात है, घास के मैदान अगर ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा शीप पाल सकते हैं, क्योंकि शीप क्या खाएगा, शीप तो घास ही खाएगा, है ना। फिर यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी थोड़ा सा माइल्ड टेम्परेट है। ग्राउंड कैसे है, वेल ड्रेन्ड है, वेल ड्रेन्ड लेवल ग्राउंड है। एनिमल ब्रीडिंग यहाँ पर साइंटिफिक तौर पर कराई जा रही है, तो उससे भी क्या हो रहा है, इनकी पॉपुलेशन जो है जल्दी बढ़ रही है। और सबसे बड़ा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट वाइटल पॉइंट है वो ये है कि रेफ्रिजरेशन डेवलप हो गया है। तो रेफ्रिजरेशन डेवलप होने से क्या हुआ है कि अब ये जो इनके कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स थे, उनके ये जो मीट वगैरह है ना, जो फ्रोजन या चिल्ड कैंटरबरी लैम्ब और कॉरिडेल मटन है, ये उसको दुनिया के हर कोने तक भेज पा रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लीजिए आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कोई इंडस्ट्री, आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उसकी डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, है ना। फिर आप ये भी सोचेंगे कि मेरे पास रॉ मटेरियल भी ज्यादा होना चाहिए। तो सिमिलरली मटन की अगर डिमांड बढ़ रही है, रेफ्रिजरेशन की डेवलपमेंट हुआ, ये ज्यादा मटन एक्सपोर्ट करने लगे, तो फिर इनको लगा कि हमारे पास अब ज्यादा शीप होनी चाहिए। तो फिर इन्होंने एनिमल ब्रीडिंग साइंटिफिक लाइंस पर करनी शुरू करी और ज्यादा वहां पर जो है शीप रेयरिंग ज्यादा इनके पास होने लगी। दो न्यूजीलैंड हैज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स शीप पॉपुलेशन, लेकिन इतनी ज्यादा होने के बावजूद पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो शीप की पॉपुलेशन है, जो भेड़ की जनसंख्या है, उसकी 4% ही न्यूजीलैंड में पाई जाएगी। लेकिन एक्सपोर्ट की जहां तक हम बात करें तो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स मटन एक्सपोर्ट, यानी कि जितना मटन एक्सपोर्ट हो रहा है वर्ल्ड में, उसका 2/3 जो है वो न्यूजीलैंड से आएगा। और 1/6 ऑफ द वर्ल्ड वूल एक्सपोर्ट, यानी कि जो ऊन का एक्सपोर्ट या वूल का एक्सपोर्ट हो रहा है पूरे के पूरे विश्व में जितना, उसका 1/6 यानी कि लगभग 16-17% के आसपास वो न्यूजीलैंड से ही हो रहा है। इसके बाद अगर हम तस्मेनिया या साउथ चिली की बात करें तो यहां पर शीप रेयरिंग हैज ऑलवेज बीन एन प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन विथ सरप्लस शीप प्रोडक्ट्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि यहां पर भी जो है शीप रेयरिंग एक प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन है, मतलब एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है जो ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। और शीप के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी मटन है, वूल है, वो हमेशा से ही सरप्लस में है, और सरप्लस में होंगे तो फिर उसका क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट शीप रेयरिंग। इसके बाद अब यहां पर कुछ और प्रकार की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, वो देखते हैं क्या है। अपार्ट फ्रॉम मार्केट गार्डनिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग विच हैव बीन सिंगल्ड आउट फॉर ग्रेटर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑल्सो सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, है ना। यहां पर मार्केट गार्डनिंग और मिक्स फार्मिंग तो हो ही रही है, साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को भी उगाया जाता है। जैसे कि फूड क्रॉप्स में अगर हम बात करें तो पोटैटोज यानी कि आलू उगाए जाते हैं, दैट फीचर प्रोमिनेंटली इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ द कूल टेम्परेट रीजन, है ना। जो कूल टेम्परेट रीजन है उसकी इकोनॉमी में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज पोटैटोज। इट इज अ स्टेपल फूड इन सप्लीमेंटिंग व्हीट और ब्रेड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग जो है इसको मीट या ब्रेड के साथ सप्लीमेंट करके खाते हैं, मतलब उसके साथ खाते हैं एज अ स्टेपल फूड। इन टर्म्स ऑफ स्टार्च, अगर स्टार्च के टर्म में हम बात करें तो इट्स यील्ड्स फार मोर फूड देन एनी सीरियल एंड कैन बी कल्टिवेटेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक एंड सॉइल टाइप्स। अगर हम स्टार्च के मात्रा में बात करें तो इसका जो यील्ड है, जो पैदावार है, वो किसी भी और सीरियल के मुकाबले ज्यादा है ना, क्योंकि आपको पता है पोटैटो में स्टार्च तो बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी चीज ये है कि ये किसी भी तरीके की, मतलब वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट, मतलब अलग अलग तरीके के क्लाइमेट में, अलग अलग तरीके की सॉइल में ये कल्टीवेट किया जा सकता है, तो इसलिए इसका प्रोडक्शन जो है वहां पर बहुत ज्यादा है। बट नॉर्मली जो है अ कूलर एंड मोर नॉर्दर्ली लैटिट्यूड इज प्रिफर्ड बिकॉज द क्रॉप विल बी लेस प्रोन टू अटैक ऑफ ब्लाइट। मतलब उगाया तो इसको बहुत जगह पर जा सकता है, लेकिन उगाने के लिए जनरली कूल और नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है वो प्रिफर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इनको ऊपर जो है ब्लाइट का अटैक नहीं होता। ब्लाइट क्या है? एक वायरस डिजीज है दैट इज पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस इन वार्म एंड ह्यूमिड कंट्रीज। वार्म और ह्यूमिड कंट्रीज जहां पर होंगी वहां पर ब्लाइट एक वायरस डिजीज इन पे हो जाती है, उसका अटैक हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए इनको जो है कूलर और नॉर्दर्न लैटिट्यूड में उगाया जाता है। Since the introduction of the crop by the Spanish conquerors from the Andean states of Peru and Bolivia in the 16th century, potato growing has spread far and wide in Europe. मतलब ये क्रॉप आई कहाँ से थी? एंडियन स्टेट, मतलब जो एंडीज वाले, एंडीज माउंटेन का जो रीजन था साउथ अमेरिका में, वहां पर आपने देखा है दो कंट्रीज है, दैट इज पेरू एंड बोलीविया।
है ना, वहां पर से जब स्पेनिश कॉन्करर्स आए थे तो वो अपने साथ ये लेके आए थे कि पोटैटो को कैसे उगाया जाता है, या पोटैटो नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो पोटैटो ग्रोइंग जो है वो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। टुडे ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड एनुअल प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज कम फ्रॉम यूरोप, है ना। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड का जो एनुअल प्रोडक्शन है आलू का, पोटैटो का, वो यूरोप से आता है। और जिसमें कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसर्स हैं? पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। Besides its principal use as a substitute for bread, large quantities of potatoes are also consumed as animal fodder and as a source of industrial alcohol. तो एनिमल फॉडर की तरह भी इसका यूज होता है, इंडस्ट्रियल एल्कोहल भी इससे बनाया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये खाने के लिए ही यूज नहीं हो रहा है ना, उसके साथ साथ और चीजों के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो ये तो एक हो गया आलू यानी कि पोटैटो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है दैट इज फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप। एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ वहीं पे पाई जाती है ना, यूरोपियन यूएसएसआर वाले रीजन में और पार्ट्स ऑफ यूएसए में पाई जाती है, दैट इज बीट शुगर। बीट शुगर क्या होता है? आपका जो चुकंदर आप लोगों ने देखा होगा वो, है ना, दैट इज नोन एज बीट शुगर। द नीड फॉर सच अ क्रॉप वाज ग्रेटली फेल्ट ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स अराउंड 1800 व्हेन मिलिट्री ब्लॉकेड्स कॉज्ड अ स्कार्सिटी ऑफ शुगर। और इस तरह की क्रॉप की जरूरत सबसे ज्यादा तब महसूस हुई जब 1800 के आसपास में नेपोलियनिक वॉर्स हुए, और उस समय क्या हुआ कि कुछ मिलिट्री ब्लॉकेड्स वगैरह लगे, उससे चीनी की कमी हो गई, स्कार्सिटी ऑफ शुगर हो गई। अब हाई प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड ट्रॉपिकल शुगर फ्रॉम केन शुगर ड्रोव मेनी गवर्नमेंट्स ऑफ द टेम्परेट लैंड्स टू थिंक सीरियसली अबाउट द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन देयर शुगर रिक्वायरमेंट्स। तो अब उस समय क्या हो रहा था, एक तो लड़ाई वगैरह हो रही थी, युद्ध हो रहा था, तो बाहर से अगर वो लोग ट्रॉपिकल एरियाज से जो शुगर है, जो केन शुगर से बनती है, केन शुगर मतलब जो गन्ना है, उससे जो चीनी बनती है, उसको ये लोग इंपोर्ट करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी। तो उस समय से ही वहाँ के जो कुछ टेम्परेट लैंड्स की जो सरकारें थी, उन्होंने ये सोचा कि हमें कुछ अपने स्तर पर मतलब सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, शुगर की रिक्वायरमेंट जितनी है उसके लिए हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। तो इसीलिए फर्स्ट बीट शुगर फैक्ट्री जो है यूरोप में स्टैब्लिश की गई 1801 में। फार्मर्स को कुछ सब्सिडीज वगैरह दी गई। सब्सिडीज का मतलब होता है एड्स एंड अलाउंसेस टू इंड्यूस देम टू डिवोट एटलीस्ट पार्ट ऑफ देयर फार्म टू द क्रॉप, है ना। और उनको ये बोला गया कि आप हमसे सब्सिडीज लीजिए, लेकिन अपने फार्म का यानी कि अपने खेत का कुछ हिस्सा जो है उसमें आप सिर्फ यही क्रॉप यानी कि ये बीट शुगर जो है वो उगाएंगे। तब से क्या हुआ कि बीट शुगर हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनी यूरोपियन फार्म्स। तो तब से ये जो बीट शुगर है वो अब एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो वहां पर ये लोग फार्म्स वगैरह में आपको काफी ज्यादा बीट शुगर जो है वो देखने को मिलेगी। अब आज की अगर हम बात करें तो इट इज ग्रोन आइदर ऑन स्पेशल बीट फार्म्स, यानी कि या तो ये ऐसे फार्म्स में उगाई जा रही है जो बीट के लिए ही स्पेशल बनाए गए हैं, है ना, और उससे क्या करेंगे, या तो उसको फिर ये बेचेंगे, और इन कंजंक्शन विद सीरियल्स इन क्रॉप रोटेशन, या फिर ये क्रॉप जो सीरियल्स वगैरह हैं उसके साथ ये उसको क्रॉप रोटेशन में उगा रहे हैं। दोनों तरीके से उगाए जा रहे हैं। बीट जो है उसको क्रश किया जाएगा फॉर शुगर एंड द ग्रीन टॉप्स आर यूज्ड एज एनिमल फॉडर, और उसका जो ऊपर का ग्रीन वाला हिस्सा होगा वो फॉडर की तरह उसका यूज किया जाएगा। जो क्रॉप है वो सबसे बढ़िया उगती है वार्मर और ड्रायर ईस्ट ऑफ ब्रिटेन एंड इन मेनलैंड यूरोप, है ना, मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है, सॉरी जो ईस्टर्न पार्ट है ब्रिटेन का वहां पर, जो कि थोड़ा सा वार्मर और ड्रायर है, और मेनलैंड यूरोप में ये देखने को मिलेगी। द हाइएस्ट शुगर यील्ड इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑटम इज बोथ ड्राई एंड सनी, यानी कि शुगर की जो यील्ड है, जो हमें उसकी पैदावार होगी, वो सबसे ज्यादा तब देखने को मिलेगी जब ऑटम यानी कि जो पतझड़ का सीजन है वो ड्राई होगा, सूखा होगा, और उस समय धूप होगी, सनी होगा। अटेम्प्ट्स टू ग्रो द क्रॉप्स इन द कोल्डर नॉर्थ और द वेटर वेस्ट हैव सो फार बीन रादर अनसक्सेसफुल, यानी कि अटेम्प्ट किया गया है कि इसको थोड़ा सा ठंडे इलाकों में या जो ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं वहाँ पर भी उगाया जा सके वेस्टर्न साइड में, लेकिन वहाँ पर ये जो अटेम्प्ट किया गया है, जो कदम उठाया गया है, वो अभी तक सफल नहीं हुआ है, अनसक्सेसफुल रहा है। एक्सेप्ट इन सम शेल्टर्ड लोकेलिटीज़, कुछ शेल्टर्ड लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पर, मतलब जहाँ पर बारिश वगैरह कम है वहाँ पर उसको उगाया जा सकता है, लेकिन बारिश वाले रीजन में नहीं उगेगा। इन ब्रिटेन मोस्ट ऑफ द बीट शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन द फेंस एंड द ईस्ट एंग्लिया, मतलब ये दोनों के दोनों जो रीजन है वो आपको ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे, है ना। तो वहीं पर इसकी जो है फैक्ट्रीज वगैरह भी लगी हुई हैं, जहाँ पर बेसिकली रॉ मटेरियल मिलेगा वहीं पर फैक्ट्री वगैरह होंगी, है ना। तो इन रीजन में जो है फैक्ट्री अभी इनकी देखने को मिलती है। तो आई होप कि यहाँ तक जो है चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी।
तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हमारे सिर्फ 3 चैप्टर जो है इस कोर्स के, इस बुक के बचे हुए हैं, है ना, 23rd, 24th एंड 25th। तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन चैप्टर्स को भी आप लोगों के लिए हम लोग कंप्लीट कर दें, ताकि इस पूरे के पूरे कोर्स को आप लोग अपने पेस पर अगर पढ़ना चाहें, कि आप चाहें कि एक दिन में 5 वीडियो पढ़ना, एक दिन में 10 वीडियो पढ़ना, या पूरा का पूरा कोर्स एक ही दिन में खत्म करना, वो फिर आपकी इच्छा है। तो इसीलिए आप लोगों ने कोर्स खरीदा हुआ है तो आप लोगों के पास ये बेनिफिट है कि आप एक ही बार में भी चाहे तो अपना पूरा का पूरा आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, रिलेट करते हुए, चीज़ों को समझते हुए। तो चलिए ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर को अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स में आप लोगों ने एनरोल किया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करना, तो लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा फुल कोर्स का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कोर्स पहुंच सके। कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इनके माध्यम से भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Thank you. Have a nice day. Bye-bye.